हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में हमने बहुविकल्पी में प्रश्न नंबर 108 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आगे से जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए ग्रुप में अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन के पास जो भी ग्रुप मिला है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप लोग हर एक क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा वीडियो अपलोड है। 109 परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपर्युक्त सभी। तो परिवार के द्वारा बालकों को क्या प्राप्त होती है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पेडागोजी का प्रश्न है ये। परिवार के द्वारा क्या प्राप्त होती है बालकों को, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो परिवार के द्वारा जीवन व्यवहार की भी शिक्षा मिलती है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा मिलती है और जीविकोपार्जन की भी शिक्षा मिलती है। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे। वैदिक कालीन या गुरुकुल पद्धति शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद पर, आदर्शवाद पर, समाजवाद पर या व्यवहारवाद पर? तो बताएंगे जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वैदिक काल में वो किस दर्शन पर आधारित थी, किस फिलॉसफी के अंतर्गत आता था? तो 110वां का उत्तर हो जाएगा आपका आदर्शवाद। ठीक है, ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, शिक्षक के अनुसार आपको कक्षा शिक्षण करना था। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? तो बताएंगे जो गुरुकुल पद्धति था आपका वैदिक कालीन में आदर्शवाद का, तो श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो प्रश्न नंबर 111 का उत्तर हो जाएगा उद्देश्य में। प्रश्न नंबर 112 देखेंगे। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु? तो राम मूर्ति समिति क्यों गठित हुई थी? 112 का उत्तर हो जाएगा NEP 1986 की समीक्षा हेतु। तो जो राम मूर्ति समिति 1990 आई थी वो क्या सुझाव था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए उसमें बात की गई थी। ये नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 113। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थी? 113 का उत्तर हो जाएगा आपका उच्च शिक्षा से। तो राधा कृष्णन आयोग किससे रिलेटेड था? उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 114। जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर वाले, वो लोग अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चल जाए यहाँ पे क्लास ली जा रही है। प्रश्न नंबर 114 देखिए क्या है। तो 114 नंबर का प्रश्न है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मैकाले का जो शिक्षा वाला था प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1935 में, 1833 में, 1831 में, 1854 में। तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो सन 1935 में प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 115 देखिए। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या उपर्युक्त सभी? तो जो भी हमारे देश में राष्ट्रीय सद्भावना है, सारे धर्म के लोगों के बीच में बना हुआ है, अच्छी भावना बनी हुई है एक दूसरे के प्रति, उसको कौन सा प्रभावित कर सकता है? तो देखिए, अगर जातिवाद आप करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जातिवाद करेंगे तो भी हम लोग का राष्ट्रीय सद्भावना प्रभावित होगी। प्रांतीयता, ये उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये पंजाब है, प्रांतीयता के हिसाब से आप भेदभाव करेंगे तो वो भी राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करेगी। और सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता भी क्या है? जातिवाद से ही रिलेटेड है। सांप्रदायिकता क्या होता है? धर्म पे हो सकता है, लिंग, वंश, जाति पे, नस्ल पे ये सांप्रदायिकता किया जा सकता है। तो ये सांप्रदायिकता आपको नहीं करना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 देखेंगे। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं बाल श्रमिक क्यों बन जाते हैं, उसमें से बताना है कौन कारण नहीं है। तो अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या प्रतिस्पर्धा? तो बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं, यानी कि बच्चे क्या होते हैं छोटे पे ही
लगते हैं काम करने, उसका कौन सा कारण नहीं है? देखिए, अत्यधिक गरीबी की वजह से ही बच्चे क्या होते हैं, धन अर्जन करने के लिए वो लगते हैं बाल श्रमिक करने। अशिक्षा भी होती है और जनसंख्या वृद्धि भी क्या है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अब पूछा कौन नहीं होगा, तो नहीं का उत्तर नहीं। 117 निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं हो सकता, स्वतंत्रता होती है, उपर्युक्त सभी। तो बताएंगे कौन सा अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा मतलब आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो आपका कक्षा वातावरण के परे होकर शिक्षा होती है उसे अनौपचारिक शिक्षा करते हैं। तो इसका कोई स्थान भी निश्चित नहीं होता है, ना कोई समय निश्चित होता है, और इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने अनुसार पढ़ते हैं। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 118 देखेंगे। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। तो संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? 118 का उत्तर हो जाएगा हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। प्रश्न नंबर 119 देखेंगे। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। यह कथन किसका है? जॉन लॉक का, रविंद्रनाथ टैगोर का, जॉन ड्यूई का या महात्मा गांधी का? तो बताएंगे शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। 119 का उत्तर हो जाएगा जॉन ड्यूई ने क्या कहा है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। और द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? तो एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। देखेंगे 120वां प्रश्न। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा क्या है? शिच धातु से बना है, जिसका मतलब होता है अंदर से बाहर की शक्तियों का विकास करना। तो 120 का उत्तर अब क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा। देखिए, केवल अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा नहीं है, बाहरी शक्तियों का भी तो विकास करना शिक्षा है, सामाजिक शक्तियों का भी विकास करना तो शिक्षा है। तो ये होगा नहीं। बहिर्मुखी शक्तियों का विकास केवल नहीं हो सकता, केवल शारीरिक विकास भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है, यानी कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 देखेंगे। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, ठीक है। अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। विषय अध्यापक श्यामपट, पुस्तकें बालक और अध्यापक, बालक बालिकाएं और अध्यापक। तो शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं? तो 121 का उत्तर हो जाएगा आपका अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम हो जाएगा शिक्षण के 3 बिंदु। प्रश्न नंबर 122 देखिए। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, लेखन की कला। तो शिक्षण को रोचक और प्रभावी कौन सा चीज़ बनाती है? तो 122 का उत्तर हो जाएगा शिक्षण में प्रयुक्त टीएलएम या युक्तियाँ हैं, बच्चे उसे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। प्रश्न नंबर 123। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है जॉन ड्यूई का, रूसो का, फ्राबेल का या मॉन्टेसरी का? तो शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। 123 का उत्तर हो जाएगा आपका फ्राबेल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा फ्राबेल का। देखिए 124वां प्रश्न। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 124 का उत्तर हो जाएगा आपका आरटीई एक्ट 2009। जो आपका आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसी के अंतर्गत आपका क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यानी कि बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या करना है, निःशुल्क भी होना चाहिए वो शिक्षा और अनिवार्य होना चाहिए, वही नियम पारित हुआ, उसी को कहते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 125 आपकी स्क्रीन के सामने। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो 125 का उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बताना कि किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके प्रति जागृत करना। प्रश्न नंबर 126 देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो बताएंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन। 1980 में, 82 में, 86 में या 1988 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका लागू हुआ था 1986 में। प्रश्न नंबर 127 देखिए, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है। तो ये जॉन डीवी का ये कथन है, ये तो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फ्राबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन, बाल उद्यान, हस्तकला या फिल्म प्रोजेक्टर। तो फ्राबेल किसके जनक हैं, तो किंडरगार्टन, यानी कि जो केजी होता है फ्राबेल ने ही क्या है, शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 129, जनसंचार का यांत्रिक साधन है। ठीक है, तो जो भी आपका जनसंचार है यांत्रिक साधन बताएंगे, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर या उपर्युक्त सभी। तो ये सब क्या है, 129 का उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये जनसंचार का ही तो मैकेनिकल सिस्टम माने जाएंगे, ये टेलीविज़न भी, टेप रिकॉर्डर भी या कंप्यूटर भी। प्रश्न नंबर 130 देखिए, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। तो रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता क्या है, एक गंभीर समस्या है। किसकी समस्या है, प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की। तो रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है किसकी, 130वां का उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ों की। रूढ़िवादिता और निरक्षरता क्या है, आपकी प्रौढ़ों की सबसे बड़ी समस्या है। प्रश्न नंबर 131, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण हैं सामाजिक मूल्यों की, वैयक्तिक मूल्य की, मानव मूल्य की या इनमें से कोई नहीं। तो परोपकार, सत्यनिष्ठा और क्षमाशीलता किसका उदाहरण है, 131 का उत्तर हो जाएगा ये सब सामाजिक मूल्य हैं। हर एक व्यक्ति के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, कुछ लोगों में नहीं होती हैं जो इन्हें नहीं लाना चाहते हैं। परोपकार उनके अंदर नहीं होती है, कुछ लोगों में सत्यनिष्ठा नहीं होती है, क्षमाशीलता होती है, किसी को दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, सामाजिक मूल्य हैं। 132 देखेंगे, वैदिक साहित्य में 132 नंबर का प्रश्न बताएंगे क्या होगा चार ऑप्शन में से। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, उपर्युक्त सभी। तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है क्या है, 132 का उत्तर बताएंगे। 132 का हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी कि वैदिक साहित्य में जो शिक्षा था उसका क्या मतलब था, शिक्षा मतलब विद्या, ज्ञान और बोध तथा विनय। ठीक है, 133। 133 देखेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति, बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। तो वह बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो 133 का उत्तर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति। प्रश्न नंबर 134 देखिए, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था, 134 का उत्तर हो जाएगा आपका उपनयन संस्कार। तो वैदिक शिक्षा यानी कि वैदिक काल यानी कि ब्राह्मण काल, ये क्या था उस समय, उपनयन संस्कार आपका प्रमुख संस्कार था। प्रवज्जा संस्कार किस शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 135, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या युवावस्था में। तो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कब होती है, 135 का उत्तर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था से। तो प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है, बाल्यावस्था से। प्रश्न नंबर 136 देखेंगे, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन किसके हैं, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, अरस्तु का या राजा राम मोहन राय का। तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये किसने कहा है, तो ये अरस्तु का कथन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये अरस्तु जी ने कहा है।
प्रश्न नंबर 137, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामवेगिक विकास। तो शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप लोग बताएंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं इस क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड्स के साथ, जो भी डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट या यूनिवर्सल डेवलपमेंट भी इसको कह सकते हैं। 138, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है। यानी कि जब बच्चा बालक रहता है, यानी कि 6 से 12 वर्ष के बीच में, ठीक है, तो बालक का मस्तिष्क कोरी, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसका है, रूसो का, एडम्स का, नन का या अरस्तु का। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, 138 का उत्तर हो जाएगा आपका रूसो। रूसो ने क्या कहा था, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, रूसो का कथन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा सेकेंड सेमेस्टर में। यही अगर ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था, 139 का उत्तर हो जाएगा आपका। तो मदरसा में देखिए, आप लोग सोचेंगे मदरसा है तो उर्दू टिक कर देते हैं, उर्दू नहीं, आपका फारसी हो जाएगा। क्योंकि उर्दू भी पढ़ाया जाता था, अरबी भी पढ़ाया जाता था, लेकिन ये सेकेंडरी लैंग्वेज था, लेकिन प्राइमरी लैंग्वेज क्या था आपका, फारसी ही था मदरसों में। प्रश्न नंबर 140, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से या बाइबिल से। तो देखिए 140 का उत्तर क्या हो जाएगा, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधी किससे है, तो वेदों से संबंधित है वैदिक कालीन शिक्षा। 141 देखेंगे, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, फ्राबेल, मॉन्टेसरी, रूसो या हर्बर्ट। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर अ फ्राबेल हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 देखिए, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की। तो महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने, श्री अरविंद घोष ने। 142 का उत्तर हो जाएगा, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी, तो श्री अरविंद घोष जी ने की थी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 143 वाले हम लोग देखिए, अब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इस जो भी इसके प्रीवियस लेक्चर हैं थर्ड, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। जो भी सीरीज चल रहा है बहुविकल्पी प्रश्नों का, आप लोग यहाँ से जरूर पढ़ें, वहाँ से सारे प्रश्न आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम आपका जनवरी में होगा, ऐसा माना जा रहा है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति विभाजित किया है। तो 143 का उत्तर क्या हो जाएगा, मॉन्टेसरी ने। यानी कि कर्म इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, ठीक है, और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धतियों को कौन विभाजित किया है, तो मॉन्टेसरी ने किया है। प्रश्न नंबर 144, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, अस्थायित्व का सर्वव्यापीकरण या उपर्युक्त सभी। तो 144 का उत्तर आप लोग बताएंगे, तो 144 का उत्तर हो जाएगा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्यों आवश्यक है, तो सुविधाओं की सर्वसुलभता, यानी कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा होनी चाहिए उसकी क्या होनी चाहिए, सबको सुलभ होनी चाहिए, सबके लिए आसान होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए शिक्षा, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, संप्रदाय को भेदभाव किए बिना क्या होता है, शिक्षा देना ही क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। हर एक जाति, हर एक वर्ग, ठीक है, उसको शिक्षा देना बिना किसी भेदभाव के, तो वही क्या हो जाएगी, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। नाम से ही काम स्पष्ट है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबली एजुकेशन के बारे में बढ़ावा दिया जाएगा। तो सुविधाओं की सर्व सुलभता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 देखेंगे, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। तो अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो बताएंगे, तो एनईपी जो 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया था। तो किसके समान मतलब कौन, किसका समान रूप से सहभाग हो, पार्टिसिपेट करे शिक्षा में,
तो जो भी अनुसूचित जाति और विकलांगों की शिक्षा के बारे में क्या था, मेन फोकस था, जो NEP 1986 था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 146। मूल्य वे आदर्श हैं, मूल्य क्या है, वे आदर्श हैं, विश्वास या मानक हैं। नहीं कहते कि अरे आपका तो मूल्य ही गिरता जा रहा है, आपका कोई मूल्य नहीं है आपके बातों का या आपके व्यक्तित्व का। यानी कि मूल्य वे आदर्श हैं या विश्वास हैं या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यानी क्या ये पूरे समाज में व्यापक तौर पर ये जनसाधारण लोगों में क्या है, सबके अंदर ये निहित है। यह कथन किसका है, जाब्र जेकाने, जॉन W ट्रेकर या सोरोकिन। तो ये कथन किसका है, तो ये ट्रेकर का है। 147। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं, विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो 147 का उत्तर आप लोग बताएंगे, शिक्षा में प्रयोजनवाद। यानी कि प्रयोजनवाद को क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म मतलब क्या होता है, प्रयोजनवाद होता है। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता है। 147 का उत्तर हो जाएगा आपका विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, विलियम जेम्स। 148 का उत्तर आप लोग बताएंगे, आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है, यानी कि सर्वोत्तम यानी कि सभी में उत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन है महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गिजू भाई बधेखा का या जवाहरलाल नेहरू जी का। तो बताएंगे 148 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यानी कि जो हम शिक्षा ले रहे हैं अगर वो हमारे जीवन में सामंजस्य नहीं स्थापित कर रही है तो वो शिक्षा बेकार है। इसके कहने का इसकी दूसरा पहलू ये माना जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149। गिजू भाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी, बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक हैं, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, ठीक है, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हैं। तो कौन सा उन्होंने संज्ञा दी थी, गिजू भाई बधेका ने बालकों को कैसी संज्ञा दी थी, तो 149 का उत्तर हो जाएगा बाल देवो भव। यानी कि बालक क्या हैं, देव के समान हैं, देव के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 150 देखेंगे, 150वां प्रश्न आप लोग देखेंगे स्क्रीन के सामने। पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा या शिक्षक अवसरों की समानता। तो 150 का उत्तर क्या होगा, तो 150 का उत्तर आपका हो जाएगा जो भी पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के क्षेत्र में कौन सी, मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर वाले स्कूल हैं या पब्लिक स्कूल हैं उनमें क्या बाधा डालती है संविधान के प्रावधानों के हिसाब से देखा जाए तो शैक्षिक अवसरों में समानता नहीं हो पाती है। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार हम लोग 150 प्रश्नों को पढ़ लिया है। इस सीरीज के राजन एवं पौंड सीरीज के ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ग्रेड फर्स्ट सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के साथ शेयर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है जो भी एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं या किसी भी एजुकेशन या टीचिंग एग्जाम से संबंधित। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।